Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 हेतु शिक्षण विधियों का ये पेपर नंबर 4 है। सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। देखिए, आज के इस टेस्ट में हमने विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को भी शामिल किया है और साथ में आपको नए प्रश्न भी बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हुए समझेंगे और कल सुबह 8 बजे आपके शानदार टेस्ट लिया जाएगा साथियों, दोनों लेवल के लिए। पूरे 210 प्रश्न शामिल करूंगा उसमें। कितने? 210 प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है साथियों। क्या पूछ रहा है आपसे? गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है? आर्यभट्ट का, यंग का, होगबेन का और रामानुज का। तो बताइए प्रथम प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही है? तो बताइए प्रथम प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, किसके द्वारा ये कथन कहा गया है? तो मित्रों, पहले क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। देखिए, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, इसको थोड़ा चेंज किया है परिभाषा को, क्योंकि गणित को सभ्यता का दर्पण कहा गया है होगबेन के द्वारा। दर्पण को यहाँ पर प्रतिबिंब नाम दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको। आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। साथियों, जो कल टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको लेवल 1 के लिए पूरे ही 150 प्रश्न, जिसमें आपके साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ्स है, इन्वायरमेंट है, और लेवल 2 SST वालों के लिए 60 क्वेश्चन अलग उसमें ऐड किए हैं। तो टोटल 210 150 प्रश्न तो लेवल फर्स्ट के और प्लस 60 क्वेश्चन लेवल 2 के भी ऐड उसमें कर दिए हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या उस टेस्ट की कितनी है? 210 है मित्रों। तो दोनों लेवल के लिए है वो टेस्ट, आप जरूर अटेंड करिएगा उसको। प्रश्न संख्या 2, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनने के लिए, मनोरंजन के लिए और साहित्यकार बनने के लिए। तो बताइए भाषा की शिक्षा किस लिए दी जाती है? प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर बताइए साथियों। दूसरे क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो है भाषा की शिक्षा विद्वान बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं दी जाती है, बल्कि अर्थ ग्रहण के लिए और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? प्रथम सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। तो आपके तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालक को परीक्षा में पास करना, बालक का सामाजिकरण करना, बालक को समाज का ज्ञान देना और बालक को भाषण देना सिखाना। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो तीसरे क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर निकल के आता है, देखो भाषण देना सिखाना या परीक्षा में पास करना तो बिल्कुल ही गलत है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से होता है बालक का सामाजिकरण करना। सामाजिकरण करना का मतलब जो समाज के नियम है, रीति रिवाज है, बालक उनके अनुसार कार्य करे। ठीक है, थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न 3 में। सेकंड विकल्प, जो ये थर्ड विकल्प है, बालक को समाज का ज्ञान देना। सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, उनको अनुकरण भी करना पड़ेगा उनका। ठीक है, सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 3 में राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन और सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो बताइए इनमें से द्रुत पाठ किसका किया जाता है? ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आ चुका है साथियों। रीट क्या उस टाइम पे R-TET हुआ करती थी 2012 में, तब ये क्वेश्चन आया था मित्रों। तो द्रुत पाठ के अंतर्गत इन्होंने जो आंसर माना था वो था चारों ही विकल्प इसमें सही इन्होंने माने थे। मतलब इस क्वेश्चन पर बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस। मतलब सहायक पुस्तक का अध्ययन करना, नाटक का अध्ययन करना, कविता का अध्ययन करना और कहानी का अध्ययन करना, इन सभी को द्रुत पाठों के अंतर्गत शामिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 है, ये देखिए 5वां क्वेश्चन, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि,
परंपरागत विधि और अंतर्वैयक्तिक विधि। तो देखो, जिन विधियों के प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व उनके खुद के प्रयास शामिल होते हैं, उनको परंपरागत या निगमनात्मक विधि नहीं कहते हैं, बल्कि उनको अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता मतलब कौन होता है? सीखने वाला। तो सीखने वाले के ऊपर केंद्र जो विद्या रहेगी, उनमें ही तो वो खुद के प्रयास करेंगे, खुद की पहल करेंगे। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 6 पर। तो चलिए छठा क्वेश्चन ये देखिए, प्रश्न संख्या 6 को, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम निर्माताओं को किसे समझने में मदद करते हैं? अध्यापक को, शिक्षार्थी को, विषय वस्तु को, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में? देखो, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यक्रम निर्माता। तो निर्माता कौन होता है साथियों? पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाले। ठीक है, अब पाठ्यक्रम का निर्माण हम स्कूल में तो करते नहीं हैं, पाठ्यक्रम तो उच्च स्तर पर निर्धारित किया जाता है। तो जो मनोवैज्ञानिक आधार है, ये शिक्षार्थियों को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम किनके लिए बनाया जा रहा है? शिक्षार्थियों के लिए। इसलिए सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखेंगे। समग्र और सतत मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षकों के लिए भार है। में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी संभव है, और से ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो बताइए, समग्र और सतत मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर जो कथन कहे गए हैं समग्र और सतत मूल्यांकन के बारे में, क्या रहेगा आपके प्रश्न संख्या 7 में सही आंसर? मित्रों, यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है, शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी किंतु शिक्षकों के लिए भार, तो शिक्षकों के लिए भार इसे नहीं माना जाता है, ये गलत है बिल्कुल ही। तो आपका ये तो आंसर नहीं रहेगा। अब दूसरा, तीसरा या चौथा? देखो 7वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, इसमें दूसरा विकल्प सही माना गया था, तीसरा विकल्प सही माना गया था, और चौथा विकल्प भी सही माना गया था। किसमें? समग्र और सतत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान भी किया जा सकता है, व्यक्तित्व का विकास इससे संभव है, और इसमें शिक्षक और जो छात्र हैं इनके बीच निकट संबंध आवश्यक है। तो दूसरा विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है, चौथा विकल्प भी सही है। अब ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं कई बार प्रश्नों में 2-2, 3-3 विकल्पों को सही करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना, कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना, कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता लिखना, और कक्षा के बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगाना। कक्षा, बताइए इनमें से प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब क्या रहेगा? तो मित्रों, ये विशिष्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलते होंगे। देखो, इस क्वेश्चन में हमारा दिमाग क्या कहता है कि यार चौथा विकल्प सही हो सकता है कि भाई बड़े आकार में वर्णमाला का चार्ट लगाते हैं, तो उसको प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब वो नहीं होता है। प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब होता है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है उसके अनुरूप लिखित सामग्री का प्रदर्शन करना। यह हुआ प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय। रंगीन चार्ट, रंगीन कविता, इनसे ही डायरेक्टली, अब मान लो कि भाई रंगीन चार्ट लगा दिए, लेकिन उनका संबंध यदि शिक्षण से ही नहीं है, तो फिर वो प्रिंट समृद्ध वातावरण कहाँ से हुआ? इसलिए यहाँ ओनली प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वां क्वेश्चन, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो बताइए अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए इनमें से सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 में देखो, राइट आंसर रहेगा, यदि हमें अर्थग्रहण के कौशल का विकास करना है तो सबसे ज़्यादा मौन वाचन का प्रयोग करना होगा। मतलब मन ही मन में हमें पढ़ाई करनी होगी, इससे क्या एकाग्रता बनी रहती है। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन, संग्रहालय को किस सहायक सामग्री में समाविष्ट किया जाता है? श्रव्य सामग्री में, दृश्य सामग्री में, श्रव्य दृश्य सामग्री में, और इनमें से कोई नहीं। तो
प्रश्न संख्या 10 में देखो, जो संग्रहालय साथियों, इसको हम दृश्य सामग्री के अंतर्गत मानेंगे। किसके अंतर्गत? दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत इसको रखा जाता है। आपके जो सेकंड विकल्प है वो आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके 11वां क्वेश्चन है मित्रों, कौन कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। और पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, साधन नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन संगत नहीं है? देखो, कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन पाठ्य पुस्तक को माना जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कक्षा शिक्षण करवाया जाता है। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत भी पाठ्य पुस्तक को माना जाता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथियों यहाँ चौथा विकल्प गलत है, क्योंकि ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है, तो साध्य नहीं है, क्या है? साधन है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है ये क्या है? संगत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो चलिए आपके 12वां क्वेश्चन, यह शिक्षक की अनुदेशी सामग्री है। कार्य पुस्तक, पूरक सामग्री, एटलस और पाठ्यक्रम गाइड। तो बताइए इनमें से अनुदेशी सामग्री कौन सी है शिक्षक की? प्रश्न संख्या 12 में आपको सही जवाब देना है साथियों, तो अच्छी तरह से सोच लीजिए 12वें क्वेश्चन में आपका कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, अनुदेशी सामग्री के अंतर्गत जो पूरक सामग्रियां होती है उनको सम्मिलित किया जाता है। पूरक सामग्रियां जिनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षण करवाते हैं, जिन सहायक सामग्रियों के माध्यम से, उनको ही अनुदेशी सामग्री कहा जाता है साथियों। सेकंड विकल्प 12वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। तो चलिए 13वां प्रश्न ये देखिए प्रश्न नंबर 13 को, किसका संबंध बोलने के कौशल विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ और प्रतिलिपि। तो देखो, बोलने के कौशल विकास से शुद्ध उच्चारण का तो संबंध है, सस्वर वाचन में भी बोलना ही है, कविता पाठ में भी बोलते ही है, लेकिन प्रतिलिपि का संबंध किससे है? लेखन से है मित्रों। यहाँ पर बोलने के कौशल से प्रतिलिपि का संबंध नहीं है, इसलिए आपके प्रश्न संख्या 13 में चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में किस तकनीक का उपयोग करते हैं? अगर हम उस तकनीक का उपयोग करते हैं शिक्षण में तो उसे क्या कहते हैं? IT, ICT, सूचना प्रौद्योगिकी और संचरण प्रौद्योगिकी। तो बताइए प्रश्न संख्या 14 में एक बार और अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ सकते हो आप, इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से और राइट आंसर बता दीजिए। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में तकनीक का उपयोग करने को शिक्षण में ICT कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इसको ICT, नवीन विचारधारा है ये। दूसरा विकल्प आपका सही है, रीट में सम्मिलित नवीन टॉपिक है ये। 14वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है मूल्यांकन करने के लिए, अनुभविक साक्ष्य के लिए, अच्छा समय व्यतीत करने के लिए और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपका सही है? सोच लीजिए, ज़्यादा जल्दी मत बताइए इसका आंसर, क्योंकि हो सकता है जल्दी जल्दी में गलत कर दो। कौन सा विकल्प सही है? तो देखो, जो 15वां क्वेश्चन है उसमें आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा, क्योंकि क्षेत्रीय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना या अच्छा समय व्यतीत करना नहीं होता है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है, चौथा गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। आपके 16वां क्वेश्चन है मित्रों, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? गिलबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट गगने के द्वारा, मैकनेर के द्वारा और स्टालुरो व डेविस के द्वारा। तो कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल के बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताइएगा। 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर, बहुत ही मुझे लगता है कि भाई आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखो, जो कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल है ये स्टालुरो व डेविस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? स्टालुरो व डेविस के द्वारा। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं और अधिकतर ऐसे प्रश्नों के आने के चांस भी बहुत होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके 17वां क्वेश्चन,
सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो देखो, मॉडल और संग्रहालय और ड्राइंग उपकरण, इन तीनों से बेटर कौन सा है? दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि इसमें हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो एक साथ हमारी एक से अधिक इंद्रियां क्रियाशील रहती है और इसमें हम ज़्यादा सीखते हैं, लगभग 85%। तो तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन, अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतर प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी किसने बनाई? फ्लेंडर ने, रेयोन ने, एमिडोन और सिमोन ने और रिचार्ड ओवर ने। तो प्रश्न नंबर 18 में राइट आंसर देना है। अध्यापकों की सार्थकता बढ़ाने के लिए शिक्षण में अंतः प्रक्रिया विश्लेषण श्रेणी साथियों फ्लेंडर के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? फ्लेंडर ने ही बनाई थी। आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न संख्या 18 में, वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां क्वेश्चन आपके है, गणित विषय में पाठ्यक्रम में महत्व है। गणित विषय में पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है और उपयुक्त सभी। तो 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर देना है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों होता है? साथियों राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 4। गणित विषय का पाठ्यक्रम में इसलिए महत्व है क्योंकि ये क्या करता है? विज्ञान विषयों के अध्ययन में भी सहायक होता है, विज्ञान में गणित का भी प्रयोग किया जाता है, सभी को विदित होगा। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है और गणित व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है, इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 19 में, वही सही आंसर है साथियों। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। एक अच्छे व्याख्यान में आवश्यक है विचारों की स्पष्टता आवश्यक है, नाटकीय प्रस्तुति आवश्यक है, बिना रुके बोलना आवश्यक है या नरम आवाज में बोलना आवश्यक है। तो जो अच्छा व्याख्यान माना जाता है उसमें कौन सी चीज़ आवश्यक होती है? प्रश्न संख्या 20 में देखो, इन चारों ही विकल्पों में जो सबसे आवश्यक है व्याख्यान देने में, वो है विचारों की स्पष्टता, कि जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक के पे हम व्याख्यान दे रहे हैं उनमें जो हमारे विचार है वो पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि विचारों की स्पष्टता अगर नहीं होगी तो जो सामने सुनने वाला है वो उन विचारों को नहीं समझ पाएगा। आपका प्रथम विकल्प 20वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम 21वें क्वेश्चन पर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन, खेल विधि के जन्मदाता है फ्रोबेल, डाल्टन, मोंटेसरी और सिगमंड फ्रायड। तो इनमें से खेल विधि के जन्मदाता कौन है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो हेनरी कोल्डवेल कुक आना चाहिए, हेनरी कोल्डवेल कुक, लेकिन वो तो विकल्प में ही नहीं है। तो साथियों हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का सर्वाधिक विकास किया था, इसलिए खेल विधि के जनक कहे जाते हैं। लेकिन फ्रोबेल के द्वारा खेल विधि को अपनी शिक्षण पद्धति जो थी किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन में इन्होंने खेल विधि का प्रयोग कर लिया था, अतः फ्रोबेल को खेल विधि का जन्मदाता कहा जाता है। अगर यहाँ पर हेनरी कोल्डवेल कुक भी रहते तो फिर वहाँ पर दोनों ही आंसर इनको मानना पड़ता और फिर वहाँ पर आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहती? हेनरी कोल्डवेल कुक। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने विकल्प में ही नहीं दिया। आपका प्रथम विकल्प 21वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। चलिए 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MLL की नहीं है? अधिक निपुणता, लघु पद, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो MLL है ये क्या होता है। तो MLL का मतलब होता है, M का मतलब मिनिमम, L का मतलब लर्निंग और इस L का मतलब लेवल, मतलब मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर। इसकी कौन सा तत्व नहीं है इसका? तो साथियों इसमें लघु पद को शामिल नहीं किया जाता है। अधिगम निपुणता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन न्यूनतम अधिगम स्तर में आते हैं, लेकिन लघु पद नहीं आता है। लघु पद किसका तत्व है साथियों? अभिकर्मित अनुदेशन का तत्व है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत होता है ना उसमें, तो ये लघु पद उसमें आता है, न कि MLL में। तो आपका सेकंड विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 22वें क्वेश्चन में।
नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए क्योंकि छात्र घर पर स्वतंत्र न रह सके, छात्रों के सामाजिक विकास के लिए, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए, और लेखन कौशल के विकास के लिए। तो बच्चों को जो हम होमवर्क देते हैं, गृह कार्य देते हैं, ये आवश्यक क्यों है, क्यों देना चाहिए, इसका क्या कारण है। आपको 23वें क्वेश्चन में सही विकल्प का चुनाव करना है। कौन सा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 23 में। तो मित्रों देखो, स्वतंत्र नहीं रह सके इसलिए होमवर्क देते हैं क्या? नहीं। सामाजिक विकास के लिए भी होमवर्क नहीं देते हैं हम, बल्कि जो तीसरा विकल्प है आपके, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है, इस चीज़ को जानने के लिए होमवर्क दिया जाता है। थर्ड विकल्प आपका सही है। बाकी समय का सदुपयोग करना भी इसका राइट आंसर होता है। समय के सदुपयोग के लिए भी होमवर्क दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। आपके 24वां क्वेश्चन है मित्रों, प्रकरण एक टॉपिक है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य पर आप दैनिक पाठ योजना तैयार करते हैं। इसके टाइम पे आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा? शिक्षण सामग्री का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रकरण को कई बार पढ़ना और प्रस्तावना प्रश्न। तो 24वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। कौन सा विकल्प आपका 24वें प्रश्न में सही है? मित्रों जब भी हम पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि आखिर हम इस टॉपिक पे पाठ योजना बना रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण पाठ योजना तैयार करते समय बनाने वाला प्रथम चरण है। आपका सेकंड विकल्प 24वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए 25वां क्वेश्चन, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की विधि है। अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, और यहाँ पर तो आंसर भी पहले से ही दे दिया, प्रशिक्षण समूह और अंतः क्रिया विश्लेषण। तो देखो शिक्षण कौशलों का विकास और सुधार किस विधि में किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण विधि में किया जाता है। इसमें आंसर जब डिलीट किया था तो साथियों शायद ये छूट गया, इसलिए यहाँ आंसर दिख रहा है आपको। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के माध्यम से ही शिक्षण कौशलों का विकास और सुधार किया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। तो मित्रों अब प्रश्न नंबर 26 आपके है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4 सोपान, 3 सोपान, 8 सोपान और 6 सोपान। तो बताइए प्रश्न संख्या 26 में कौन सा जो आंसर है वो सही है। देखो परियोजना विधि में मुख्य सोपान 6 होते हैं। कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। साथियों 6 सोपान आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें सोपान है। इसका प्रथम और अंतिम सोपान कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसका जो फर्स्ट जो सोपान है और इसका जो लास्ट जो सोपान है उसका कमेंट जरूर करें। परियोजना विधि के बारे में आप सभी जानते होंगे। परियोजना विधि में बालक कैसे सीखता है? करके किसी चीज़ को सीखता है। जनक कौन है? किलपेट्रिक है। विचारधारा किसकी है? जॉन ड्यूवी की है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। परियोजना के कितने प्रकार है, किलपेट्रिक के अनुसार कितने प्रकार है इत्यादि। तो चौथा विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। तो चलिए 27वां प्रश्न, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, आंशिक सत्य है और निराधार है। तो 27वें क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या है प्रश्न और फिर राइट आंसर दीजिए। देखिए गणित की कक्षा है, विज्ञान की कक्षा है, इन विषयों में भी इन विषयों की जो कक्षाएं होती है उनमें भी बच्चे भाषा सीखते हैं। साथियों यह जो विचार है ये पूर्ण रूप से सत्य है। आंशिक या निराधार या पूर्णतः असत्य ये गलत है। पूर्णतः ये बात सत्य है कि जो बालक है वो गणित विषय में, विज्ञान विषय में, मतलब हिंदी जो भाषा की कक्षाएं उनके अलावा भी अन्य विषयों से भी वो भाषा को सीखता है। प्रथम विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। तो चलिए 28वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार और भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। बताइए भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ प्राथमिक स्तर पर
किससे लिया जाता है? छात्रों से। तो साथियों देखो जो राइट आंसर है वो रहेगा, यदि छात्र भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार कर लिया, छात्र ने भाषा प्रयोग करना उसको अच्छे से आ गया, तो साथियों वही भाषाई क्षमता का विकास करना प्राथमिक स्तर पर होगा। थर्ड विकल्प आपके सही है 28वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 पर। तो चलिए 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं हैं। पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी और वाक्य रचना संबंधी। तो भाषा संबंधी त्रुटि किसमें नहीं दिख रही है आपको? प्रश्न संख्या 29 में राइट आंसर बताइए। देखो वाक्य रचना में भी त्रुटियां हो जाती है, वर्तनी में भी त्रुटियां हो जाती है, शुद्ध उच्चारण करने में भी त्रुटियां हो जाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक को ग्रहण करने में साथियों ये कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए कौन सा विकल्प आपका सही है 29वें में? प्रथम विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन साथियों, तो 30वां क्वेश्चन देखेंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर बता करके जाए साथियों। तो चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। तो देखो मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है, तो चित्र निर्माण में तो लेखन हो रहा है, कहानी लेखन में भी लेखन हो रहा है, वाक्य की रचना कर रहे हैं तो लेखन हो रहा है। इसलिए प्रश्नोत्तर, तो साथियों प्रश्नोत्तर में तो क्या होता है, छात्र उत्तर देगा तो उसमें बोलेगा, तो बोलेगा तो मतलब वो मौखिक अभिव्यक्ति हुई। इसलिए प्रथम विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो साथियों ये टेस्ट आज का पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले।